सारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। कोरोना हो या तूफान, संकट के इस दौर में सियासत भी जारी है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। एक तरफ कोरोना काल में आर्थिक संकट, मजदूरों की बदहाली, दूसरी तरफ तूफान से तबाही। ऐसे में भी पक्ष विपक्ष के तर्कस से एक दूसरे पर शब्दों के तीर निकल रहे हैं। वार पलटवार की इस सियासत की क्या हकीकत है, आज के हस्तक्षेप में इसकी पड़ताल करेंगे। कोरोना संकट में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने में कांग्रेस जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मजदूरों के पलायन, रोजगार संकट, आर्थिक पैकेज और श्रम कानूनों में बदलाव जैसे मसलों पर चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत में चक्रवाती तूफान अम्फान में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बैठक में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से तुरंत अम्फान चक्रवाती तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया और प्रभावित राज्यों को इस आपदा के असर से निपटने में मदद की मांग भी की। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं से कहा कि मोदी सरकार ने लॉकडाउन लागू करने और खोलने का फैसला बिना कुछ सोचे समझे किया है। राहुल गांधी ने लॉकडाउन की वजह से तबाह अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मजदूरों के खातों में 7,500 रुपये तत्काल डालने और छोटे कारोबारियों को भी मदद पहुंचाने की मांग की है। इस बैठक में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे, उमर अब्दुल्ला समेत 22 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि बैठक से पहले ही विपक्षी एकता की कांग्रेस की कोशिशों को जोरदार झटका भी लगा, क्योंकि बैठक में एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी की ओर से कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। विपक्षी एकता में दरार की बड़ी वजह यह भी है कि कई दलों को अभी भी कांग्रेस का साथ फायदेमंद नहीं दिख रहा है। आज इस सियासत और सियासी दौर में जो संकट का दौर चल रहा है, उसके साथ साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आज विपक्ष को एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया, फिर भी 3 पार्टियां कांग्रेस से सहमत दिखाई नहीं दे रही हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ल, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती, यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा जी, अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली। सबसे पहले चलते हैं हमारी सहयोगी सहारा समय NHR की एडिटर गरिमा सिंह के पास। गरिमा, आज क्या कुछ हुआ और किस तरीके से एजेंडे को चलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ किया और क्या कुछ निकल के आया? आप उस पूरे बैठक पे या पूरी गतिविधि पे नज़र रखे हुए हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो उपेंद्र जी, यही कि तमाम जो जानकारियां हैं वो हस्तक्षेप की शुरुआत में अपने तमाम दर्शकों के साथ साझा की है। 22 बड़ी विपक्षी पार्टियां इस मीटिंग का हिस्सा रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हुई। सबसे पहले श्रद्धांजलि उन लोगों को दी गई जो अम्फान में मारे गए हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जानकारी आपने दी, इससे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं ले जाना चाहूंगी दर्शकों को 23 मई 2018 की उस तस्वीर पर जो हमने कर्नाटक में कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देखी थी। वहां विपक्ष की जो एक तरीके से लामबंदी नजर आई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ एक गठबंधन है और वो तस्वीर इस तौर पर प्रतिबिंबित की गई थी कि यही आने वाले समय में, ये जो लीग के नेता हैं, यही आने वाले समय में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। मायावती वहां पर मौजूद थी, बीएसपी से, एसपी से अखिलेश यादव वहां पर मौजूद थे और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल उस मंच पर
तमाम लोगों के साथ खड़े हुए नजर आए थे। आज तस्वीर थोड़ी सी अलग नजर आई है। आज 3 ये बड़ी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं थी। हालांकि दर्शकों को जल्दी जल्दी से बता देते हैं, उद्धव ठाकरे का भी यहां पर बेहद महत्वपूर्ण विषय है कि उद्धव ठाकरे पहली दफा सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हो रही थी उसका हिस्सा बन रहे थे। लेकिन वही बात जो आपने कही कि इसका लबो-लुआब मीटिंग का क्या निकल कर आया। 3 बड़ी विपक्षी पार्टियां मौजूद नहीं थी, जिसको लेकर बीजेपी ने कह भी दिया है कि ये विपक्षी एकता के लिए बैठक नहीं थी, दरअसल ये कंफ्यूजन बैठक थी। लेकिन लबो-लुआब क्या निकला? जाहिर सी बात है, पूरा विपक्ष जो इस मीटिंग का हिस्सा था, उस विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं का मानना साफ था। सोनिया गांधी ने आज इस मीटिंग की अध्यक्षता की, राहुल गांधी भी बोले और रणदीप सुरजेवाला भी बोले, और यह कहा गया कि क्रूर मजाक हुआ है। 20 लाख करोड़ के पैकेज को क्रूर मजाक के तौर पर कह दिया गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 दिन तक सिलसिलेवार ब्यौरा रखा, लेकिन मजदूरों की जेब में वो पैसा नहीं पहुंचा जो पहुंचना चाहिए था। उन्होंने जिक्र किया है एक वेतन सहायता कोष का भी, कि जो कर्मचारी है और जो नियोजक है उन दोनों के लिए वेतन सहायता कोष एक बनाया जाए, ताकि जो परेशानियां भी हो रही हैं वो ना हो। मजदूरों के पलायन का मुद्दा उठाया, प्रवासी मजदूरों के पलायन का, और सब लोग इस बाबत सहमत नजर आए। यहां तक कि जेडीएस, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया तो महाराष्ट्र से एनसीपी और शिवसेना से उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से मौजूद थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आरएलडी से जयंत सिंह मौजूद थे। तो कुल मिलाकर एकता रखने की कोशिश हुई है, और जो सोनिया गांधी ने बात कही है, जो राहुल गांधी ने बात कही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि देखिए, सरकार के पास समाधान अगर नहीं है तो वो समझ में आता है, हालांकि ये भी चिंताजनक है, चिंता का विषय है। लेकिन सरकार अगर गरीबों के लिए करुणा भी नहीं रख रही है, श्रमिकों के लिए अगर सरकार के मन में करुणा भी नहीं है, तो ये हृदय विदारक है। कहीं ना कहीं इमोशनैलिटी को टच करने की कांग्रेस के साथ साथ तमाम इन विपक्षी नेताओं ने कोशिश की है, और यकीनन लबोलुआब यही है कि जो नेता मीटिंग में मौजूद थे, जाहिर सी बात है उन तमाम लोगों का एजेंडा, उन तमाम लोगों की मानसिकता यही है कि लॉकडाउन जब घोषित हुआ तब भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी केंद्र सरकार के पास नहीं थी, और जब संक्रमण बढ़ रहा है और लॉकडाउन को रिलीज किया जा रहा है, ओपन अप किया जा रहा है, तभी भी कोई ठोस स्ट्रैटेजी केंद्र सरकार के पास नहीं है। इस तरह की तमाम चीजें आज डिस्कस हुई हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी जल्दी निकल गए थे इस मीटिंग में अपने पॉइंट रखने के बाद, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि उन दोनों को किसी और मीटिंग में भी शिरकत करनी थी, शामिल होना था। लेकिन कुल मिलाकर लबोलुआब यही। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा, आप इन तमाम स्थितियों पे नज़र बनाई हुई हैं और आगे भी आप अपडेट देते रहिएगा। सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल जी के पास। प्रेम जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज को एक क्रूर मजाक कहा है, भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे आरोप बहुत कम लगते हैं, और आरोप ये लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका नेतृत्व या प्रधानमंत्री जिस तरीके से वो लोग मजदूरों को लेकर के जरा भी सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हृदय विदारक है। तीसरी बात कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाने और लॉकडाउन खोलने को लेकर के राहुल गांधी ने सीधे हमला बोला है कि उसके पीछे कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था। अगर 500 कुछ मरीज थे तो आपने संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। आज 1,17,000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, तो आप ऐसे टाइम में लॉकडाउन को खोल रहे हो, इसका मतलब आपने कोई बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं लिया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बुद्धिमत्ता पर राहुल गांधी जी के मूल्यांकन करने का अधिकार मुझसे ज्यादा है, क्योंकि उनको देश की जनता बहुत बुद्धिमान मानती है और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करती है। मुझे लगता है उनकी बुद्धिमत्ता की मैं प्रशंसा करूंगा तो राजपूत जी को बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल। ये एक बड़ा जो है उनका आरोप है कि लॉकडाउन जल्दी कर दिया गया। एक असेसमेंट है, अगर लॉकडाउन जिस समय नियत किया गया उसमें नहीं किया गया होता तो 20 लाख पेशेंट होते भारत में। ये मेरा असेसमेंट नहीं है, जो कोविड एक्सपर्ट्स हैं उनका असेसमेंट है। तो 20 लाख कोविड केसेस होते तो स्वाभाविक तौर पर मैं उसका 3% वाला ही मैं जो मृत्यु दर है तो 3% आप उसको जो है कृपा करके निकाल लीजिए गणित से, तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि हमने कितनी मृत्युओं को बचाया। और ये अमेरिका में ये कहा जा रहा है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वहां लॉकडाउन देर कर देने के कारण, सिर्फ 1 सप्ताह देर करने के कारण वहां मृत्यु संख्या 30,000 बढ़ गई। अब अमेरिका से भारत की आबादी की तुलना कर दीजिए और उस अनुपात में मृत्यु आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो कुछ लोगों को मृत्युओं पर, जैसे विभाजन के समय 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई,
से लेकर, ऐसे में 10 उदाहरण दे सकता हूं जिनको मृत्यु भोज करने की आदत है। इस बार वो मृत्यु भोज नहीं हो पाया है। आप सरकार की तरफ से योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जा रहा है, बीच बिचौलियों कुछ मिल ही नहीं रहा है। 15 पैसे वाले को 1 रुपए पूरा मिल जा रहा है और 85 पैसे वाला कुछ नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में विरोध करने की गुंजाइश बहुत बेहतरीन हो जाती है। दूसरी बात, जो इन दिनों की एक जो पूरे विश्व की सियासी जो स्थिति है, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ओबामा इसी तरह की बातें कर रहे हैं। मैक्रों के खिलाफ आज जो है फ्रांस में मैक्रों के खिलाफ वहां के विपक्ष ने कहा कि साहब आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जिन लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस रेट करते हैं, जहां से ये उदाहरण उठा के ले आते हैं, जिस यूरोप से, जिस अमेरिका से प्रेरित होकर और वहां पर अपनी रुचियों को डिपॉजिट करके राजनीति करने वाले जो लोग हैं, वो कृपा करके मुझे पता है ना कि लोगों की मृत्यु इतनी ज्यादा हो जाती। और उसी तरह से जिस समय बंद किया गया उसमें भारत में बहुत सारे संसाधन का भयंकर संसाधन विहीनता थी। हाँ साहब, एक पीपी किट नहीं बनाते थे, और अगर आप पीपी किट की आज आवश्यकता है, और आप ही कह रहे हैं और पूरी दुनिया ने देखा कि जिसने सबसे ज्यादा मेडिकल सप्लाईज कोविड के समय सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो चीन है, और चीन ने जहां जहां माल भेजा, जिन जिन देशों को माल भेजा, वहां गड़बड़ माल गया। अकेले भारत की बात नहीं है। और फिर आपको स्वावलंबी बनना, इतने वेंटिलेटर युक्त अस्पताल बनाना, इतने कोविड सेंटर खोलना, क्वारंटाइन सेंटर खोलना, ये सब व्यवस्था किए बिना अगर आप प्रवासन को मंजूरी दे देते तो भारत की क्या दुर्दशा होती, ये कोई विशेषज्ञ बता सकता है। राजनीति करने का उनको चूंकि अधिकार है, सियासत में विरोधियों को यह तय करना है कि वो सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, नकारात्मक विरोध करना चाहते हैं। ये उनका तय है। आपने देखा 2014 से 2019 तक लगातार नकारात्मक उन्होंने जो है मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा था। आखिर में तो कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट उनको चोर कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करके झूठ बोल दिया। परिणाम क्या हुआ? ये मूल्यांकन कौन करेगी? ना मजदूरों के प्रति हमें करुणा का भाव है, ये मजदूर मूल्यांकन करेगा, ये किसान मूल्यांकन करेगा, ये गरीब मूल्यांकन करेगा कि साहब गरीब के घर जो है सिर्फ योजनाएं कागज पर होती थी, गरीब के खाते में सीधा पैसा चला जाए। ये मुझे 2014 तक की एक योजना बता दीजिए। प्रेम जी आपसे एक सवाल मैं और लेना चाह रहा हूं। ये देश में मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, आप सभी ने देखा कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों के साथ क्रूर मजाक हुआ है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी दोषी है या XYZ दोषी है, लेकिन आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं लगभग 3 दशकों तक, और आज आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपको नहीं लगता कि जो एक सोची समझी पॉलिसी बननी चाहिए मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए, या उनके माइग्रेशन को रोकने के लिए, या उनको घर तक पहुंचाने के लिए, इसमें राज्य सरकारों के साथ साथ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से भी क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिला, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर ये राजमार्गों पर पैदल चलते हुए और बहुत ज़्यादा बदहाल स्थिति में मजदूरों को देखा गया, और अभी भी मजदूरों का पलायन और उनका जो है जाना राजमार्गों पर रुका नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से 200 ट्रेनों का ऐलान कर दिया, नॉन एसी ट्रेनों का ऐलान प्रवासी श्रमिकों की स्थिति को देखते हुए ही किया गया है, ये समझ में आ रहा है। फिर भी आप क्या मानते हैं कि किस लेवल पर कमी रह गई, बुनियादी भूल कहाँ रह गई, जिससे मजदूरों का इस तरीके से महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर तरफ मजदूरों की सिचुएशन को लेकर त्राही त्राही मच गई? देखिए, सबसे बड़ा संकट शुरू से ही पहला जो गाइडलाइन है, पहली गाइडलाइन है कि जो जहां पर वहीं रुक जाए, जो जहां पर वहीं रुक जाए, और उसके लिए व्यवस्था कर दी है। व्यवस्था कौन करेगा? व्यवस्था करने के लिए केंद्र ने 1,70,000 करोड़ रुपए का एक कोष दे दिया सारे राज्यों को। उसमें से कुछ न कुछ, ऐसा कोई राज्य नहीं कह रहे कि हमारे पास कुछ नहीं आया है। राज्यों के अपने संसाधन थे, अपनी व्यवस्था थी, इनको मिलाकर जो जहां है, यानी मजदूर जहां है उसको वहां पर बेघर जहां, उसको शटर हाउस दे दीजिए। मजदूर जहां है उसकी व्यवस्था कर दीजिए। आप जो है सबसे बड़ा जो पलायन हुआ है, सबसे बड़ा पलायन जो मुंबई में मैं रहता हूँ, जिस मुंबई मेरी जान बसती है, जिस मुंबई की राजनीति में थोड़ी बहुत मेरी भी अपनी जो है कंट्रीब्यूशन है, तो उस मुंबई में ऐसा भयंकर भेदभाव मैंने देखा नहीं जीवन में। उस मुंबई में 96% प्रवासी मजदूरों को साहब राशन नहीं मिला। प्रवासी मजदूर रुकना चाहते थे, प्रवासी मजदूरों की उनको जब आप राशन बेसिक फैसिलिटी नहीं देंगे, 8,500 करोड़ रुपए
सिर्फ जो है सेस में पड़ा हुआ है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेस में 178 करोड़ सिर्फ खर्चा किए साहब। 1 लाख करोड़ रुपए महाराष्ट्र का बैंक में डिपॉजिट है महाराष्ट्र सरकार का, और 54,000 करोड़ रुपए बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिपॉजिट साहब। इतने बड़े संसाधन संपन्न अगर राज्य में अगर मजदूर को आप उसको रहने नहीं देंगे और उसके जाते ही इंडस्ट्री मिनिस्टर ये बयान देंगे कि अच्छा हो गया सब चले गए, अब हमारे मराठी युवकों को काम करने का अवसर मिलेगा। दैनिक साधना में उनके संपादक जो आज की बैठक में श्रीमती सोनिया गांधी के बहुत बड़े निमंत्रित सदस्य थे आदरणीय संजय राउत लिखते हैं, ये रविवार के दिन रोकठोक में लिखा है उन्होंने जी। तो कहते हैं कि यहाँ का जो दुबे, चौबे, मेनन, मेहता, नटराजन इत्यादि जो हैं, ये सारे के सारे यहाँ हमारे भुजंग की तरह बैठे हुए हैं, और जैसे कोरोना के साथ जीने सीखना है वैसे इनके साथ रहना है। और कांग्रेस चुप रहती साहब, इतनी बड़ी सत्ता की मजबूरी है। सारे यहाँ के गैर मराठी समाज को भुजंग कह दिया गया। भुजंग का मतलब सांप होता है प्रेम जी? जी हाँ, वही भुजंग मतलब सांप, जो भयंकर सांप है। जी जी, विषैला सांप। अभी हाँ, विषैला सांप। ये रविवार को श्रीमान संजय राउत श्रीमती सोनिया गांधी के परम आश्रित ये कहते हैं कि ये सब इस तरह के उनके साथ मजदूरों गरीबों के साथ क्या किया गया आप समझ सकते हैं। शेल्टर होम कहाँ खोला है? धुलिया के एक शेल्टर होम में की एक स्टोरी कर दी गई, शेल्टर होम पे स्टोरी करने वाला गिरफ्तार है, TV9 महाराष्ट्र का जर्नलिस्ट है। क्या आपने कर रखा है साहब? प्रेम जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारी चीजों पर आपने प्रकाश डाला। सीधे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तरीके से ये बता रही है और कह रही है कि हमारी सीमा में जितना था हमने किया, राज्य सरकारों के ऊपर था लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के भोजन प्रोवाइड कराने से लेकर के मजदूरों की देखभाल करने का जिम्मा। मजदूरों की देखभाल सबसे ज़्यादा अगर कहीं खराब तरीके से की गई तो महाराष्ट्र में की गई, वहाँ आप लोग पार्टनर हैं सरकार में। संजय राउत अगर अपने संपादकीय में लिखते हैं कि दुबे, चौबे, नटराजन, मेनन, मेहता, इस तरह के लोग ये भुजंग की तरह बैठे हैं, जैसे कोरोना के साथ हमें जीना है वैसे इन भुजंगों के साथ भी जीने की आदत डालनी होगी। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी में भले आप लोग पार्टनर हैं, लेकिन प्रवासी जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो मजदूर नहीं हैं, जिनका 30, 40, 50 साल का इतिहास हो चुका है, जिनकी 1-2 पीढ़ियाँ अब वहाँ बम्बई में, महाराष्ट्र में अपना जीवन गुजार चुकी हैं, उनको अगर कोई भुजंग कहे अपने मुखपत्र और अपने संपादकीय में, तो ये तो बात बिल्कुल गले नहीं उतरती। और तीसरी बात, आज जो विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है, आप क्या मानते हैं उसकी क्या जरूरत थी ऐसे माहौल में, या सियासत जरूरी है ये आधार था? उपेंद्र भाई, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था, अच्छा लगता है कि अगर शिवसेना में होते तो यही बात कह रहे होते। 3 दशक से वो शिवसेना की राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति में होते उसकी तो ये राज्यसभा के मेंबर होते। पहले नहीं दिया है तो 1 मिनट सिर्फ इतना आपकी जानकारी के लिए बस, बाकी आप बोलिए। स्वागत है। ये देखिए, ये बीच में बोलेंगे, चूंकि बिल्कुल नहीं बोलूंगा, पूरा अवसर दूंगा आपको। सिर्फ इतना बता रहा हूँ, मैंने कभी ये किया नहीं है। आप समर्थन प्रमाण कर देंगे तो कान पकड़ के उठ बैठ लूंगा। आप अवसर मुझे उपेंद्र राय जी देंगे, आप नहीं देंगे। आपके अवसर की मुझे आवश्यकता नहीं है। नहीं, वही देंगे। शिवसेना में होते, वही का अवसर लेना। मैं आपको उतना ही अवसर जो देने का अधिकारी हूँ कि बीच में ना बोलूँ, मैं नहीं करूंगा। बस, तो मैं भी बीच में नहीं बोला। आपसे 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। इनका अपना मानना है कि साहब वो लाखों होते, करोड़ों होते, जब बुआ के मूछे होती तब चाचा होते। कई देशों ने लॉकडाउन नहीं किया, उनके यहाँ क्या हुआ, और हमने लॉकडाउन किया, हमारे यहाँ क्या हुआ। हमने पहले दिन से लॉकडाउन का समर्थन किया, लॉकडाउन पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। लॉकडाउन के स्मार्टनेस पर जरूर प्रश्न उठाए कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया था तब श्रमिकों को घर नहीं भेजा गया, और जब लॉकडाउन खोल रहे थे तब श्रमिकों को आपने घर भेजने की बात करी। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये बात मैं आप पर नहीं, हम पर नहीं, प्रेम शुक्ला जी पर नहीं, जनता पर छोड़ रहा हूं कि उनको क्या अच्छा लगा
कि जिस समय आपने लॉकडाउन किया था उस समय मजदूरों को घर भेज देते और जिस समय लॉकडाउन खोल देते तब मजदूरों को बुलाते। ये हर कोई आदमी जान जाएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 घंटे के अंदर जो लॉकडाउन किया और 37% जो प्रवासी मजदूर जो इस समय पूरे देश की आबादी के थे, लगभग 30-40 करोड़, जो उनको भयाक्रांत उन्होंने किया, उसके लिए पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी। उतने अदूरदर्शीपूर्ण निर्णय के लिए जो आज की डेट में एक एक मजदूर के पैर में छाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की एकलाधिकार वाली नीतियों के चलने के कारण है कि उन्होंने अपने भी मंत्रिमंडल में किसी से कोई सहायता नहीं ली, किसी से कोई बात नहीं की, अपने भी संगठन में कोई बात नहीं की, सर्वदलीय भी कोई बात नहीं की, जिसकी वजह से भयानक मानव त्रासदी के अगर कोई जिम्मेवार है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनका अहंकारी शासन है। ये अपने आप में मजदूरों की व्यथा कथा का बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। बाकी चीज रही महाराष्ट्र, उसके बाद जब संकट हुआ, मजदूर महाराष्ट्र में थे तो महाराष्ट्र में भी प्रॉब्लम हुई, मजदूर गुजरात में थे तो गुजरात में भी प्रॉब्लम हुई। हम इस तरीके के अहंकारी लोग नहीं है कि हम कहेंगे महाराष्ट्र में नहीं हुई और गुजरात में हुई। गुजरात में भी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई, क्योंकि पूरे देश का मजदूरों का एक बड़ा चंक गुजरात और महाराष्ट्र में रहता है। ये अपने आप में सच है कि दोनों इंडस्ट्रियल स्टेट हैं और दोनों का बड़ा चंक उत्तर प्रदेश का, बिहार का वहां रहता है। उनको समस्या हुई, सरकार वहां पर हमारी है, लेकिन केंद्र में सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। रेलवे उनके अंडर में है, लाना ले जाना इंटर बस ट्रांसपोर्ट उनके अंडर में है। आर्टिकल 246 में जितनी भी इंटर स्टेट एक्टिविटीज है सब केंद्र सरकार के अंडर में है। जिस तरीके की भी व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी थी, उनमें से कोई भी व्यवस्था केंद्र सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की, और वो अपने आप को दुनिया के एक हीरो के रूप में, दुनिया के एक सेवियर के रूप में, एक बैटमैन, सुपरमैन, जो भी मैन आप कह लीजिए उनको, उसके रूप में आते रहे। और कभी थाली, कभी क्या नाम घंटी, वो भी हमने किया। हमने वो भी किया कि भाई किसी सूरत में 464 जब थे हमारे यहाँ पर मरीज, तब आपने लॉकडाउन किया, और आज आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ पर 1,12,000 हैं, आप हवाई जहाज की सेवा खोल रहे हैं। रेलवे के लोग जब आते हैं, मजदूर हमारे आते हैं, तो 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाता है। और जब हवाई जहाज से आदमी आता है, सुरेंद्र सिंह जी, एक सवाल ले रहा हूं आपसे। देखिए, एक सवाल ले रहा हूं आपसे। देखिए, आज भारत सरकार को यह निर्णय इसलिए भी लेना पड़ा कि लॉकडाउन कितने लंबे वक्त तक किया जाएगा। आप एक बात बताइए, आपको मानवता की सेवा करने की बात कर रहे हैं ना। जब 464 हमारे यहाँ मरीज थे, तब आपने पूरे देश को एकदम अंधकार में कर दिया, और आप 1,12,000 हैं, तो आपने बताया कि आप क्यों खोल रहे हैं। आपने कहा कि ये लॉकडाउन क्या नाम, इस समय ट्रेंड जो है नीचे की तरफ है कि अपवर्ड है। आपने कोई साइंटिफिक किसी से बात की आपने? आज की डेट में ऊपर की तरफ है ट्रेंड, और आप जो है हवाई जहाज का यातायात खोल रहे हैं और उनको कह रहे हैं बगैर क्वारंटाइन के। तो ये सारी चीजें केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे गुजरात की हो, इसमें कम जिम्मेवार है। सारे के सारी फेलोरिटी अगर ताली नरेंद्र मोदी जी को मिलेगी, तो असफलता का श्रेय भी नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए इनको। सुरेंद्र सिंह जी, आगे समय की सीमा है, आगे बढ़ते हैं। सीधे चलते हैं सोमनाथ भारती जी के पास। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। सोमनाथ जी, आज सोनिया गांधी जी द्वारा बुलाई गई बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। जाहिर सी बात है, एक कंस्ट्रक्टिव बहस और कंस्ट्रक्टिव विरोध, सकारात्मक विरोध विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से दर्ज कराती रही है। आम आदमी पार्टी की क्या नीतियां हैं आज जब लॉकडाउन खोला जा रहा है, और सबसे ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से और कह सकते हैं कि वेल प्लान तरीके से दिल्ली को लगभग खोलने की दिशा में अरविंद केजरीवाल जी ने पहल कर दी है। तो आज बैठक में शामिल न होने का आधार क्या था? उपेंद्र जी, जैसा कि मैंने कई बार आपके चैनल में पहले भी कहा है जी, कि केजरीवाल साहब ने जो साइंटिफिक मेथड्स और जो इन कंप्लायंस विद डिसीजंस टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार फैसले यहाँ पे लिए, वो सब ने सराहा है। दिल्ली के अंदर मजदूर साथियों को आज तक कोई तकलीफ हमने नहीं दी, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो राशन की बात हो,
चाहे उनको इज्जत पूर्वक, मान पूर्वक, खाना सहित घर भेजने की बात हो। हमने पूरा प्रयास किया, चूंकि जितना हमारे पास साधन है उसका उपयोग हमने किया। आप लोग आज और बैठक खास में करके मजदूर साथियों का सोमनाथ जी, मैं चाह रहा हूं कि ग्रेजुअली आज लोग बैठक में आप लोग शामिल क्यों नहीं हुए? बार बार कि जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं, मैं अपनी बात रख लूं, चूंकि आपने बिल्कुल अच्छे से समय दिया, भाजपा के साथी को भी, कांग्रेस के साथी को भी, हमें भी समय दीजिए जी। मैंने बार बार इस बात को कहा कि दिल्ली के अंदर इतने बड़े स्तर पे, और अभी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, किसी चैनल ने माननीय केजरीवाल साहब कहा कि भाई 10 लाख को खाना खिला रहे हो, कहां खाना खिला रहे हो? तो केजरीवाल साहब ने कहा कि चलो आप कल कैमरे वाले को भेजो, हम वहां दिखाते हैं। तो कैमरा गया, दिखाया। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत होनी चाहिए कि जब ऐसा कोई चैलेंज करे और चैलेंज को स्वीकार करे और उसको दिखाए, उसको प्रूव करे। जो हम कहते हैं वो करते हैं। इस जो तांडव हुआ प्रकृति का कोरोना के माध्यम से, इसके कारण जो हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा वर्ग अपेक्षित रहा, जिसने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया, जिसके साथ ज्यादती हुई, अन्याय हुआ, वो रहा मजदूर वर्ग। पूरे देश के अंदर ऐसा हाहाकार जो मचा, एक व्यक्ति अपनी बीमार मां को पुणे से बिहार ले जा रहा है कंधे पे खड़ा करके। शर्म आनी चाहिए, सरकारों को डूब मरना चाहिए। जहां जहां से वो व्यक्ति गुजरा है, उन सरकारों को जवाब देना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ। मजदूरों के पैर में छाले पड़ गए, बच्चे सूटकेस पे जा रहे हैं। क्या अन्याय हो रहा है, क्या तैयारी है देश की? आज वो कांग्रेस के साथी से कम एक बात में उनका स्वीकार करता हूं कि मजदूर साथियों को अगर लॉकडाउन के पहले भेज दिए होते तो आज स्थिति बहुत बेहतर होती। आज भेजने से आर्थिक व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ रहा है, देश कम से कम, आप पहले भी राजी हुए थे मेरी बात से, मुझे लगता है कि 6 महीना एक्स्ट्रा लगेगा देश की अर्थव्यवस्था को रिकवर करने में। बीजेपी के साथ मुसीबत क्या है कि थोड़ी सी उनकी आप एनालाइज कर दो और उनकी क्रिटिसिज्म कर दो तो कहते हैं भाई ये तो एंटी नेशनल है, इसलिए आदमी डरता है। इन्होंने एक अपनी मार्केटिंग अच्छी कर ली है कि भाई जो कुछ ये कहें वो सत्य है, जो बाकी कहे वो असत्य है, जो ये कहें वो नेशनलिज्म है, बाकी कहें तो भाई वो देश विरोधी हो गया। ये बात सत्य है कि मजदूर साथियों की जो असुविधा, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसमें भाजपा को देखना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, गलतियां कहां हुई। ऐसा गरीब विरोधी पार्टी आज तक हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा। इतनी ज्यादा महामारी हमने पार्टीशन नहीं देखा, आपने पार्टीशन नहीं देखा होगा हो सकता है, लेकिन पार्टीशन जैसा ही कुछ हम देख पाए सड़कों के ऊपर। हमने खूब प्रयास किया जाकर के वहां पे सेवा करने की, लेकिन इतनी बड़ी महामारी है, जब तक सारे सरकारें नहीं उतरेंगी। सोमनाथ जी, जब आपके कंसर्न इतने क्लियर हैं, इतने स्ट्रांग हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसी सब मुद्दे पर तो आज सोनिया गांधी जी ने बैठक बुलाई थी। आप लोगों को वहां बैठक में भाग लेना चाहिए था। आप लोगों ने तो अपनी बात उस फोरम से नहीं बोली, नहीं कही। तो आप लोगों को क्या ऐसा महसूस हो रहा है क्या कि आप लोग अपनी बात से चूक गए और कम से कम पीछे से ही अपनी बात मजबूती से कह दो? नहीं, आप मुझे कह रहे हैं उपेंद्र जी? आप ही को कह रहा हूं कि आप लोगों को एक बहुत बड़ा, क्या कहा, रिपीट मैंने ये कहा कि एक विपक्ष का इतना बड़ा फोरम था, वहां पर आप लोगों ने उस बैठक में भाग नहीं लिया। और मुझे लगता है कि आप जो जिस तरह की बातें कह रहे हैं, विपक्ष भी कहीं ना कहीं उस फोरम से सेम उसी तरह की बातों पर कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस फोरम का आपने इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? आज बड़ा अच्छा मौका था। और राजस्थान की सरकार कह रही कि बस का किराया तो तेल भरवाया हमने। मुझे लगता है कि ये तो हास्यास्पद है। ऐसे समय में कांग्रेस के लोगों ने केरला के अंदर मजदूरों को सैनिटाइज किया था। मतलब देखिए, कांग्रेस के दामन कहीं साफ नहीं है, ये बात तो सत्य है। सभी को राजनीति सूझ रही है, किसी की जान जा रही है। अरे भाई, दिल खोल करके खर्च कर दो, राज्य के खजाने को लुटा दो। गरीब बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। यहां पे राजनीति करने की सूझ रही है। भाजपा को गरीब विरोधी उनकी हरकतें सबको दिख रही है, इसलिए मैं कह पा रहा हूं। लेकिन कम से कम क्षुद्रतम बातें तो ना करें। आज जो है अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरे खजाने खोल दिए हैं, हर तरह खर्चा कर रहे हैं, ट्रेनों का, खानों का, राशन का,
ऑटो वालों का 5,000 दिया, मजदूरों का 5,000 दिया, खूब खर्च किया। हमारा मानना है पैसे आ जाएंगे, गरीब बच जाए, गरीब की जिंदगी बच जाए, कोई परिवार बच जाए, अर्थव्यवस्था सोमनाथ जी, समय का तभी अनुशासन, पटरी पे आ समय पाएगी का आने वाले अनुशासन देखना बड़ा जरूरी है। सीधे चलते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा जी के पास। रविदास जी, आप लोगों ने भी बैठक में आज पार्टिसिपेट नहीं किया। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ये बैठक हो रही थी। कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष का एक जमावड़ा इकट्ठा करके आज केंद्र सरकार पर हमला बोला है, बीजेपी पे हमला बोला है और लॉकडाउन की सभी पॉलिसीज को, आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी को, 20 लाख करोड़ के पैकेज को, सबको सिरे से खारिज करने की कोशिश की है। आप लोगों की क्या वजह रही कि आप लोगों ने क्यों बैठक में भाग नहीं लिया? उपेंद्र जी, हम लोग लगातार जी। भारतीय जनता पार्टी की जो गलत, जन विरोधी और जो मजदूर नीति है उसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। जब ये लॉकडाउन हुआ, हम लोगों ने उससे पहले कहा था कि फरवरी के महीने में सारी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी जाएं। हम लोगों ने पहले ही कहा था फरवरी के महीने में कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉकडाउन कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त जो है तमाम ये पार्टियां हम लोगों की बात से सहमत नहीं हुई। हम लोगों ने कहा कि अगर उत्तर कोरिया की तरह से अगर सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिए गए होते और तो आज देश के अंदर इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं होता। अगर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी गई होती तो आज 135 करोड़ लोग अपने घरों में कैद नहीं होते। उसके बाद हमारा साफ कहना था कि केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री की कोई प्लानिंग नहीं है। 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी रात में 8 बजे आए और उन्होंने भाषण में कहा कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगेगा। 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लग गया और उसके बाद 25 तारीख से लॉकडाउन हुआ। उन्होंने 19 तारीख को क्यों नहीं ऐलान किया कि 25 तारीख को लॉकडाउन होगा, जो मजदूर जहां पर है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, अपने घर पहुंच जाए, ये क्यों नहीं किया? हम लोगों ने पहले ही कहा कि केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री की कोई प्लानिंग नहीं है। 19 तारीख को भी प्रधानमंत्री को मालूम नहीं कि हमें क्या करना है। जनता कर्फ्यू लग रहा है लेकिन लॉकडाउन होने वाला है, इसका वो ऐलान नहीं कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ कि लाखों मजदूर फंस गए। कोई भूख से मर रहा था, किसी को जंगल में जानवर खा रहे थे, कोई ट्रक दुर्घटना से मर रहा था, कोई ट्रेन के एक्सीडेंट से मर रहा था और लोग मरे हुए जानवर का मांस खा करके अपने को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे थे। मजदूरों का जो सारा बदहाल हुआ है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जिस तरीके से देश के अंदर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्ण रूप से इसके लिए दोषी और जिम्मेदार है। रविदास जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम सीधे डॉक्टर शरद कोहली के पास जाएंगे, जाने माने अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आरबीआई ने आज कई अहम ऐलान किए हैं। अगले 3 महीने तक ईएमआई जमा करना जरूरी नहीं है, ये छूट अगस्त तक जारी रहेगी। ग्राहक चाहे तो भुगतान कर सकते हैं लेकिन बैंक दबाव नहीं डालेंगे। कर्ज सस्ते करने के लिए रेपो रेट घटा दिया गया है। रेपो रेट अब 4% तक बना रहेगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड 12 महीने की जगह 15 महीने कर दिया गया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को 90 दिन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा। कारपोरेट ग्रुप को उनकी नेटवर्थ के आधार पर कर्ज मिलता है। इस लिमिट को 25% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया गया है। इससे बाजार में नकदी बढ़ेगी। कंसोलिडेटेड सिकिंग फंड से राज्य इस वित्तीय वर्ष में 13,300 करोड़ रुपए अतिरिक्त निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक का कहना है कि जीडीपी ग्रोथ निगेटिव रहने की आशंका है। दालों की कीमत बढ़ने की चिंता की बात है। तीसरी या चौथी तिमाही में महंगाई दर
4% से नीचे जा सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्या कहा, आइए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। 3 months moratorium we allowed on the term loans, then on working capital we allowed certain relaxations and associated measures. In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August, taking the total period of applicability of the measures to 6 months, that is from 1st March to 31st August 2020. The MPC assessed that inflation outlook is highly uncertain. The supply shock to food prices in April may show persistence over the next few months, depending upon the state of lockdown and the time taken to restore the supply chains after relaxation of the lockdown. Among the pressure points, the elevated level of pulses inflation is worrisome and warrants timely and swift supply-side interventions, including a reappraisal of the import duties. तो कई अहम ऐलान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया, क्योंकि जिस तरीके से ईएमआई को लेकर के निर्णय लिया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो क्रेडिट देने के लिए एग्जिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी प्रदान की गई है, और भी जो उन्होंने ऐलान किया है, उससे एक बात तो साफ दिखाई देती है कि बिजनेस करने वालों को भुगतान की चिंता नहीं रहेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, इंटरेस्ट में काफ़ी कमी आएगी, और जिस तरीके से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में कटौती की गई है। हालांकि आपने अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिका और यूरोप में इस समय कोरोना पैंडमिक को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए इंटरेस्ट रेट वहाँ के फेडरल बैंकों ने शून्य कर दिया है। यानी कि जो पैसा इस पर्टिकुलर पैकेज के हिसाब से पर्टिकुलर इस समय में जो दिया जाएगा या लोन लिया जाएगा, उस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जाएगा या कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। सीधे चलते हैं डॉक्टर शरद कोहली के पास। कोहली साहब, ये बताएं कि 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की जो घोषणा प्रधानमंत्री ने की और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने कल के स्टैंडर्ड बिजनेस स्टैंडर्ड में, माफ़ी चाहता हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड में उन्होंने इंटरव्यू दिया था वहाँ के संवाददाता को, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसको कोविड पैकेज के रूप में न देखा जाए, ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिसाब से ही इसे देखा जाना चाहिए। और आज जिस तरीके से आरबीआई गवर्नर ने उस आत्मनिर्भर भारत के पैकेज को सप्लीमेंट किया है, ऐसे में आपको लग रहा है कि ये बेहद ज़रूरी था, क्योंकि 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया, जिसकी बारीकियों के बारे में 5 दिनों तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देती रहीं, आज जो आरबीआई गवर्नर ने घोषणा किया है, मुझे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रही है। आपका क्या कहना है? इसको सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, सरल भाषा में अगर उपेंद्र हम ले तो जो पैकेज आया है 20 लाख करोड़ का, और जो आज रिजर्व बैंक ने घोषणा करी, इससे पहले भी घोषणा करी, ये दोनों को आप कोविड का भी है और आत्मनिर्भर भारत की भी बात है। जो 5 पिलर्स की प्रधानमंत्री जी ने बात करी थी, जिसमें इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डिमांड, डेमोग्राफिक्स थे, उन 5 को घेरे में लेकर किया गया है। आज जो घोषणा करी है उसमें जो ईएमआई जो लोग देते हैं उनको राहत दी गई है कि आप 3 महीने की बजाय आप 6 महीने ले सकते हैं। 6 महीने तक आप ईएमआई, पहले 3 महीने का किया था, उसको 3 महीने और बढ़ा दिया गया। दूसरा, दरें कम करी गई हैं, 4 रेपो रेट को 4.4 से घटा के 4 कर दिया गया। इसका अर्थ ये होगा सरल भाषा में कि अब लोन सस्ते हो जाएंगे। ये बात और है कि जो बैंकों में जो लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उनके भी डिपॉजिट के रेट भी, जो डिपॉजिट से उनको आय आती है, वो भी कम हो जाएगी। और जहां तक आपने विकसित देशों की बात करी, जिन देशों में इसको 0 कर दिया गया है जी, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पहली बात कि वो विकसित देश है, वहां पर पहले ही इंटरेस्ट रेट 1%, 2%, 3% के आसपास था। यहां पर इंटरेस्ट रेट अभी 1-2 के आसपास पहले कभी नहीं था, तो उसी प्रोपोर्शन में इसको घटाया जा रहा है। अब जहां तक आर्थिक पैकेज की बात है, उसमें मैं टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि उसकी बहुत आलोचना की जा रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये असल में पैकेज जो है ये खाली मजाक बनाया गया है, वगैरह वगैरह। ये मैं मानता हूं कि उस पैकेज में
जो इस समय अर्थव्यवस्था में समस्या है वो समस्या है डिमांड की, कि डिमांड नहीं है। तो इस और शॉर्ट टर्म समस्या है कि हमें अभी इमीडिएट राहत चाहिए, फौरन राहत चाहिए। इस पैकेज में मध्यमकालीन और दीर्घकालीन समस्याओं का समाधान दिया गया है, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म जिसको हम कहते हैं। इस पैकेज में यह भी सत्य है कि सप्लाई साइड को ज्यादा ध्यान दिया गया है, मतलब डिमांड को अप्रत्यक्ष रूप से उसको अप्रोच किया गया है, बजाय प्रत्यक्ष रूप से कि जब सप्लाई साइड में क्रेडिट बढ़ेगा, क्रेडिट बढ़ने से कंपनी चलेंगी, एमएसएमई चलेंगे, रेडी पटरी वाले लोन लेंगे, किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उससे धीरे धीरे करके डिमांड बढ़ेगी। ये बात सच है कि ये है ना उपेंद्र, कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जितनी तरीके से आप देखेंगे आपको अलग तरीके से दिखाई देगा। मुझे लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए था, मैं अर्थशास्त्री होने के नाते निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूं, बिल्कुल, कि देखिए आपका घर है, कोई आपको कहता है साहब आप ये खर्चा करिए, तो आपको मान लीजिए वो खर्चा आपकी हैसियत से बाहर है, तो आप सीधा कहते हैं भाई हम इस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए था, जो किया है अच्छा किया है, पर स्पष्ट कर देना चाहिए था कि अभी अर्थव्यवस्था फिस्क इतना धन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। शरद जी मेरा एक सवाल है। सवाल यह है कि कहीं जिस तरीके से फिच, S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर और तमाम रेटिंग एजेंसियों ने जो ये कह रखा था कि भारत की इकोनॉमी सिर्फ जंक से एक लेवल ऊपर है, अगर भारत बहुत ज़्यादा कैश पैकेज देता है और लोगों के पॉकेट तक रातों रात पैसा पहुंचाता है तो उसकी रेटिंग माइनस में चली जाएगी, और जितने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जितना इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ आने वाला है, अगर भारत की रेटिंग जंक में चली जाएगी तो वो सारा कुछ बहुत दीर्घकालिक तरीके से प्रभावित होगा। तो आपको नहीं लगता कि एक ऐसा डिजाइन किया गया कि भाई इस संकट काल से निकलने के लिए, इकोनॉमी को और बूस्ट करने के लिए भले थोड़ा इसमें वक्त लगे, एक डिजाइन ऐसा किया जाए कि हमारी इकोनॉमी जंक में भी न जाए और जो है मार्केट में लिक्विडिटी आ जाए, एमएसएमई को ठीक ठाक पैसा मिल जाए, किसान को भी टेक केयर ऑफ कर लिया जाए, रेडी पटरी वालों को भी टेक केयर ऑफ कर लिया जाए और अपनी इकोनॉमी को भी बचा लिया जाए फॉर द टाइम बिंग। क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी बात बिल्कुल ठीक है उपेंद्र, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर किसी विपक्ष के व्यक्ति ने यह उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति एक्सीडेंट होके आया अस्पताल में, उसको खून आ रहा था, अब उसको आपने कहा, डॉक्टर ने आके कहा कि इसको विटामिन दे दिया जाए, चाहिए उसको थी पट्टी बांधनी, क्योंकि जो खून रोकना था फर्स्ट एड चाहिए थी। थोड़ा मुझे लग रहा है वहां पर कहीं फर्क रह गया। पर मैं दोबारा ये बात कहता हूं कि सरकार को ये बजाय कहने के कि हम 20 लाख रुपए का फिस्कल स्टिमुलस पैकेज निकाल रहे हैं, ये कहना चाहिए था कि हम 18 लाख करोड़ का हम क्रेडिट या लिक्विडिटी पैकेज निकाल रहे हैं और उसमें से 2 लाख करोड़ का हम फिस्कल पैकेज निकाल रहे हैं। इससे ज्यादा धन, और जहां तक आपने रेटिंग एजेंसीज की बात करी, मैं उस पर जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। इस समय उपेंद्र पूरी की पूरी दुनिया ही जंक हो गई है। आप जिस जंक की बात कर रहे हैं, बड़े से बड़े देश अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, में नाम गिनवाता जाऊंगा, जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, सबके सब जंक हुए पड़े हैं, सबकी नेगेटिव ग्रोथ हो गई है। तो जहां तक रेटिंग एजेंसी की बात है, तो पहले ही जो मरा हुआ सांप है उसकी आप क्या रेटिंग करेंगे? पूरी दुनिया ही इस समय रेटिंग के, तो मुझे लग रहा है ये रेटिंग देखने का समय नहीं है, ये समय शरद जी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस लौटेंगे क्योंकि चर्चा को हमें अभी आगे बढ़ाना है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण मची तबाही का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा किया। पीएम ने बंगाल के लिए 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी की तारीफ की और कहा कि संकट के वक्त में पूरा देश आपके साथ खड़ा है। कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी 83 दिनों बाद पहली बार दिल्ली से बाहर निकले हैं। ये तस्वीर कुछ खास है।
खास सिर्फ इसलिए नहीं कि तमाम सियासी विरोधों के बावजूद देश के प्रधानमंत्री और बंगाल की मुख्यमंत्री प्लेन में एक साथ बैठे हैं, बल्कि ये हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती भी बयां कर रही है। क्योंकि सत्ता और सियासत की मजबूरी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन जब बात आपदा और मुसीबत की हो तो तमाम मतभेदों को भुलाकर साथ खड़े हो जाना ही हमारी खासियत है। पश्चिम बंगाल में भी आज यही हुआ। चक्रवाती तूफान अम्फान से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे तो एयरपोर्ट पर सीएम ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक साथ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। इस दौरान पीएम ने ममता सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इस समय दो चुनौतियां एक साथ आई हैं, एक कोरोना और दूसरी तूफान अम्फान, और दोनों से लड़ने का मूल मंत्र बिल्कुल अलग अलग है। कोरोना में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है, वहीं तूफान में जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित जगहों पर लौटना है। उन्होंने कहा कि ममता के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल बखूबी लड़ रहा है। हम संकट की इस घड़ी में साथ खड़े हैं। बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री ने तूफान से प्रभावित इलाकों में रिलीफ के लिए तत्काल 1000 करोड़ की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। नुकसान के डिटेल सर्वे के लिए केंद्र से एक टीम आएगी जो पुनर्वास और पुनर्निर्माण की समीक्षा करेगी। उन्होंने तूफान की चपेट में आने से मरे लोगों के परिजन को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 देने की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री ने तूफान से प्रभावित ओडिशा का भी दौरा किया। पीएम मोदी 83 दिन बाद राजधानी दिल्ली से बाहर निकले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 29 फरवरी को प्रयागराज और चित्रकूट का दौरा किया था। उसके बाद से वो कोरोना संक्रमण से लड़ने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। उधर ममता बनर्जी ने कहा है कि पीएम मोदी की ओर से घोषित की गई 1000 करोड़ की सहायता रकम को लेकर अभी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि उन्होंने अभी ये साफ नहीं किया है कि ये धनराशि एडवांस में है या पैकेज के रूप में दी जाएगी। ममता के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा है कि वो इस पर बाद में निर्णय लेंगे, लेकिन ये एडवांस भी हो सकता है। आइए सुनते हैं ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं। So the Prime Minister assured us that he said that he announced 1,000 crore rupees for this emergency fund, but he didn't clarify it whether it will be advance, like advance or just what is the package, I don't know. He said that we will decide later on, but he said maybe advance also. I said that whatever he will give you, decide, we will give you the details also, because it will take some time to assess the full details, but more than 1 lakh crore has been destroyed. सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ल जी के पास। प्रेम जी, वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही फोर्थ कमिंग है, आगे बढ़ करके मदद करते हैं और उन्होंने कहा भी, लेकिन 1000 करोड़ की मदद पे ममता बनर्जी को असमंजस है और जाहिर सी बात है कि बहुत सहर्ष मन से इस पैसे को स्वीकार करती हुई वो दिखाई नहीं दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, उनका संपर्क टूट गया है। सीधे आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बस पॉलिटिक्स पार्ट 2 शुरू हो गई है। इस बीच यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार की ओर से भेजे गए 36,36,36,000 का बिल चुका दिया है। राजस्थान रोडवेज ने ये बिल कोटा से छात्रों को आगरा और मथुरा पहुंचाने के लिए यूपी रोडवेज को भेजा था। अब इस बिल पर सियासत काफ़ी गर्मा गई है। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में भेजने पर चल रही सियासत के बीच
उत्तर प्रदेश में अब बस पॉलिटिक्स पार्ट 2 शुरू हो गई है। दरअसल राजस्थान सरकार ने कोटा में फंसे यूपी के छात्रों के लिए 70 बसें उपलब्ध कराई थी। इसमें 36,36,664 रुपए का खर्च आया। हालांकि राजस्थान की बसें जब छात्रों को लेने कोटा पहुंची थी तभी डीजल के लिए यूपी सरकार से 19 लाख रुपए ले लिए थे। इसके बाद फिर से भारी भरकम बिल भेजा गया है। इस पर यूपी सरकार का कहना है कि ये बिल पहले चुकता कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जो बसें थीं उनमें डीजल की कमी हुई तो डीजल राजस्थान रोडवेज के पेट्रोल पंप से डीजल भराया गया। तो राजस्थान सरकार ने तत्काल इसको देखते हुए 19,76,000 रुपए का बिल भेज दिया, जिसका भुगतान 5 मई को ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया। इसके उपरांत 36,36,664 रुपया के बिल के भुगतान का उन्होंने रिमाइंडर भेजा। बीएसपी अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी ट्वीट कर राजस्थान के कोटा से प्रतियोगी छात्र छात्राओं को यूपी छोड़ने के लिए किराया वसूलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बच्चों को उनके घर भेजने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो खर्च मांग रही है वो उसकी कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। इससे पहले बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा कि कोटा से यूपी के छात्रों को वापस लाते समय कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई। तब आधी रात को दफ्तर खुलवाकर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से 19 लाख रुपए लिए। हालांकि इन आरोपों को कांग्रेस बेबुनियाद बता रही है। उन्होंने एक और पत्र लिखा कि अब हमारे पास बसें भी कम पड़ गई, आप बसें भी दे दीजिए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने उनको बसें भी उपलब्ध करा दी। स्टूडेंट आपके उत्तर प्रदेश पहुंच गए, वो स्टूडेंट थे और उसके लिए हमने कोई पैसा मांगा नहीं, आपके यहां से ही आया कि हमें डीजल डलवा दीजिए। तो ये जो परिवहन निगम दोनों आपस में एक दूसरे के डीजल डलवाते हैं तो एक दूसरे को पैसा देते हैं। आपने पैसे के लिए कहा कि हमें डीजल डलवा दीजिए, डीजल का पैसा उन्होंने वहां चुका दिया। दरअसल कोटा में यूपी के करीब 12,000 छात्र लॉकडाउन में फंस गए थे, जिन्हें वापस लाने के लिए योगी सरकार ने 560 बसें भेजी थी। सरकार को उम्मीद थी कि इतनी बसों से बच्चों की वापसी हो जाएगी, लेकिन बच्चों की संख्या अधिक थी। ऐसे में यूपी सरकार की मांग पर राजस्थान सरकार ने 70 बसों का इंतजाम किया था, जिसके किराए पर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो जिस तरीके से बस पॉलिटिक्स गरमाई हुई है, ठीक उसी तरीके से लॉकडाउन को खोलने पर भी विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। हालांकि खोलना सभी चाहते हैं। सीधे चलते हैं सोमनाथ भारती जी के पास। सोमनाथ जी, जिस तरीके से ब्रिटेन में यानी लंदन शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया गया, वैसे ही न्यूयॉर्क में भी जो ट्यूब ट्रेन है या अंडरग्राउंड ट्रेन है एक भी दिन के लिए बंद नहीं की गई और वहाँ पे भी लॉकडाउन रहा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पार्सली चलता रहा। ऐसे में दिल्ली में आप लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ें खोल दिया है जब से राज्य सरकारों के हाथ में चीज़ें दी गई हैं। इसके पीछे केजरीवाल साहब की क्या पॉलिसी है? एक विज्ञापन भी आप लोगों द्वारा चलाया जा रहा है कि लॉकडाउन हमेशा तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन अगर कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं दिल्ली में और कुछ दिनों में केसेज बढ़े भी हैं, ऐसे में कहीं आप लोगों की तैयारियां कम तो नहीं पड़ जाएंगी? देखिए उपेंद्र जी, जो आपने सवाल किया है ये एक तरह से कुमुलेटिव सवाल है और सब कुछ आपने एक साथ पूछ दिया है जी। कारण क्या रहा है कि जैसे केजरीवाल साहब ने कई बार एक्सप्लेनेशन दे दिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से कि कोरोना खत्म नहीं हो रहा। बिल्कुल, कोरोना का जब तक वैक्सीन नहीं आता, जवाब थोड़ा संक्षेप में दीजिएगा भारती साहब, जवाब संक्षेप में थोड़ा पड़ेगा जी। मैं बिल्कुल संक्षेप में दे रहा हूं। तो क्या रहा है कि जो 2 महीने का पीरियड रहा, उस पीरियड के दौरान दिल्ली वालों को कोरोना के साथ रहने की कला सीखनी, एक तरह से हमने सीखने का प्रयत्न किया है। तो जो कोई भी नॉर्म्स रहा
वो सारे नॉर्म्स को अब हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको लागू कर पाएं, फेस मास्क लगा के चल पाएं, ग्लव्स पहन के चल पाएं, सैनिटाइजर लेके चल पाएं, जो हमारे छूने की जो एक हैबिट थी, जो डाइंग पावर ऑफ टच है, उससे हम दूर हो जाएं। तो ये सारे चीजें जीवन में ला करके, क्योंकि इकोनॉमी जो डाउन जा रही है, जो नॉर्मल जिंदगी एक तरह से त्रस्त हो गई, वो सबको पटरी पे लाना तो पड़ेगा ही आपको। जाहिर सी बात है, समय भारती साहब समय की सीमा कम है, अब हम यहीं पे रुक रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना से मौत हो जाए, ये पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर चुकी है, लोग मर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन भूख से अगर मौत हो तो पूरी दुनिया में कह लें या यूं कह लें कि उससे ज़्यादा शर्मिंदगी और कुछ नहीं हो सकती। और लंबे समय तक लॉकडाउन रहेगा तो जाहिर सी बात है कि नौबत भूख से मरने की भी आ जाएगी, और आती हुई दिखाई दे रही थी। टैक्सी वाले और ऑटो रिक्शा चलाने वालों की बाइटें सोशल मीडिया पर अटी पड़ी हैं। कहीं भी फेसबुक अकाउंट पर आप खोल के किसी ऑटो वाले की बाइट देख सकते हैं, गूगल पे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज हस्तक्षेप की इस चर्चा में आप सभी ने वक्त निकाला और इस चर्चा में हमारे साथ आपने भाग लिया। इसके लिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते वक्त कहा था कि कोरोना वायरस से हमारे तौर तरीके बदल जाएंगे। इनमें रहना, खाना, घूमना और लोगों से मिलना जुलना भी शामिल है। प्रधानमंत्री आज जब 83 दिन बाद दिल्ली से बाहर निकले तो उनका अलग अंदाज नजर आया। इसके पहले वो 29 फरवरी को यूपी में प्रयागराज और चित्रकूट गए थे। पीएम की खासियत रही है कि वे खुद अमल करते हैं और फिर दूसरों को सलाह देते हैं। जब वो दिल्ली में प्लेन में बैठने के लिए पहुंचे तो उनके हर गार्ड ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और यह साफ विजुअल में देखा भी जा सकता है। यही नहीं, सभी गार्ड एक दूसरे से दूर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे थे। पीएम मोदी खुद मुंह ढके हुए थे। पीएम पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना से बचाव में मास्क लगाना बेहद ज़रूरी नहीं, बल्कि मुंह को किसी भी कपड़े से ढका जा सकता है। पहले जब पीएम फ्लाइट से उतरते थे तो हाथ मिलाने का लंबा सिलसिला चलता था। आज अंदाज बिल्कुल बदल गया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत अन्य लोगों से दूर से ही अभिवादन का जवाब हाथ जोड़ कर दिया। इससे साफ नज़र आता है कि प्रधानमंत्री खुद अपने तौर तरीके से जीवन के बदलाव को दर्शाते और सिखाते हैं, और ऐसा दिखाई भी दे रहा है। कोरोना वायरस के रहते हमें इन नियमों का पालन करना होगा, जिससे हम खुद सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये थी आज की हमारी हस्तक्षेप के साथ साथ प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दौरे की पूरी रिपोर्ट। हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त। सहारा न्यूज़ नेटवर्क की एक मुहिम है जिसे हम रोज़ चला रहे हैं कि कोरोना की इस लड़ाई में हमें नाउम्मीद नहीं होना है, अपने हौसले को बनाए रखना है। इस महामारी के संकट से अपनी संकल्प की शक्ति को काफ़ी बड़ा बना के दिखाना है और हर हाल में ये लड़ाई हमें जीतनी है। बीतेगा ये दौर, वो दौर भी बीत जाएगा। संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया सवेरा आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त। सहारा प्रणाम।